नमस्कार। अपने गुप्त काल चल रहा था। गुप्त काल के अंदर अपन आज पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, इनका जो शासन काल है वो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ। इसकी दोस्तों एक उपाधि थी दोस्तों सहसांक या सकारी। सहसांक तथा सकारी। तो दोस्तों सहसांक और सकारी इसलिए कहा गया है कि भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया है। एक दोस्तों देवराज, एक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी देवराज। जो देवराज उपाधि है दोस्तों, ये सांची लेख में इसको देवराज कहा गया है। कौन से लेख में? सांची लेख में। सांची लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया है। एक उपाधि थी दोस्तों देवगुप्त। तो दोस्तों देवगुप्त उपाधि इसकी प्रवर्सन सेन के चमक लेख में चंद्रगुप्त को इस उपाधि से उल्लेख है। तो कौन से लेख में इसका उल्लेख है? प्रवर्सन सेन का चमक लेख में। प्रवर्सन सेन का चमक लेख है उसके अंदर दोस्तों चंद्रगुप्त की देवगुप्त उपाधि मिलती है। एक उपाधि थी दोस्तों श्री विक्रम या विक्रमादित्य। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये उपाधि वो शक विजय के बाद ये उपाधि धारण की थी। शक विजय, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। एक थी दोस्तों परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वप्रिय उपाधि थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वप्रिय उपाधि क्या थी? परम भागवत। एक मिलती है दोस्तों चंद्र। मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में उसे चंद्र कहा गया है। तो चंद्र उपाधि कहाँ पे उल्लेख हुआ है? मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में। एक थी दोस्तों उसकी उज्जैनी पूर्वाधीश्वर। ये कुंतेल के लोगों ने चंद्रगुप्त को कहा था। तो कुंतेल के लोगों ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था? उज्जैनी पूर्वाधीश्वर। ये उपाधि किसने की थी? कुंतेल के लोगों ने। उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त को राजाधिराज श्री कहा गया है। तो उदयगिरी गुहा लेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री कहा गया है। गुप्त वंशी लेखों में उसे तत्परिगृहित अर्थात समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया कहा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य, जो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मिली थी। इस चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कौन कौन से हैं? तो इन पढ़ते हैं अपन अभिलेखों के बारे में। तो दोस्तों इनका जो पहला प्रथम महत्वपूर्ण अभिलेख है मथुरा स्तंभ लेख। कौन सा? मथुरा स्तंभ लेख। एक मिलता है दोस्तों उदयगिरी लेख, उदयगिरी गुहा लेख। एक दोस्तों सांची लेख। दोस्तों सांची लेख है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकारदेव का है। किसका? चंद्रगुप्त का जो सेनापति था उसका नाम था आम्रकारदेव। उसका ये अभिलेख है। ये आम्रकारदेव ये बौद्ध था। इसने ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख कहाँ किया गया है? सांची लेख के अंदर। एक था दोस्तों गढ़वा लेख। एक लास्ट था मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। ये अनंगपाल तोमर ने इस लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर मेहरौली में स्थापित किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इनका वैवाहिक संबंध पढ़ते हैं। किन किन शासकों के साथ इनका वैवाहिक संबंध था? तो अपन पढ़ते हैं वैवाहिक संबंध द्वारा अपने शासन को इसने सुदृढ़ किया था।
तो इसने सर्वप्रथम दोस्तों एक शादी की नागसेन के साथ, नागसेन, नागवंश है, नागवंश। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। किससे किया था? कुबेर नागा से। नागवंश की चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, उससे विवाह किया था। कुबेर नागा एक संतान दोस्तों आपको बताया था, इसकी एक लड़की थी, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। एक था दोस्तों वाकाटक, वाकाटक वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात एवं काठियावाड़ के शकों को समाप्त करने के लिए अपनी पुत्री, ये पुत्री प्रभावती गुप्ता है, इसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो दोस्तों नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से शादी करके इसके पुत्री प्राप्त हुई, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का जो शादी है वो वाकाटक वंश रुद्रसेन द्वितीय के साथ की। एक था दोस्तों कदम्ब वंश, कदम्ब वंश। तालगुंड अभिलेख से याद होता है कि इस वंश के शासक काकुत्य की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमार गुप्त किससे हुआ था? कौन सा अभिलेख से प्राप्त होता है अपन को? तालगुंड अभिलेख से, तालगुंड अभिलेख से। एक दोस्तों शक विजय, शकुप विजय प्राप्त की थी विक्रमादित्य ने। तो विक्रमादित्य ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन एवं अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। गुजरात को जीतने वाला पहला गुप्त शासक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो गुजरात को जीतने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब पढ़ते दोस्तों अपन चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के। रजत सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रजत सिक्के सर्वप्रथम इसने चलाया था, रजत सिक्के। इसने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने अश्वारूढ़ प्रकार, पर्यंक प्रकार और छत्रधारी प्रकार की मुद्रा चलाई। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने अश्वारूढ़ प्रकार, पर्यंक प्रकार और छत्रधारी प्रकार, ये तीनों मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी। अपन पढ़ते हैं दोस्तों एक पहली बात धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। कौन सी? धनुर्धारी। धनुर्धारी सिक्के दोस्तों, इन सिक्कों पर विक्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? विक्रम। तो लक्ष्मी की आकृति का अंकन है, तो लक्ष्मी का आकृति का अंकन और विक्रम कौन से सिक्कों पर लिखा है? धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पे। दोस्तों दूसरा प्रकार के चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सिक्के मिले हैं वो है सी है निहंता प्रकार, सी है निहंता प्रकार। मुद्रा लेख के रूप में चंद्रगुप्त को नरेंद्र चंद्र एवं सिंह विक्रम अंकित है। तो इन सिक्कों पे क्या अंकित है? नरेंद्र चंद्र एवं सिंह विक्रम। तो नरेंद्र चंद्र एवं सिंह विक्रम कौन से सिक्कों पर प्रचलित है? सिंह निहंता प्रकार के सिक्कों पे। दोस्तों थर्ड आता है अश्वारूढ़ प्रकार, अश्वारूढ़ प्रकार। इन मुद्रा लेखों में अजित विक्रम एवं परम भागवत महाराज धीराज श्री चंद्रगुप्त लिखा। तो इन सिक्कों पर क्या मिलता है अपन को? अजित विक्रम तथा परम भागवत महाराजा धीराज। और चौथे प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं वो दोस्तों मिलते हैं क्षेत्रधारी प्रकार के सिक्के, क्षेत्रधारी प्रकार के सिक्के। पांचवें पर्यंक प्रकार के सिक्के, पर्यंक प्रकार के सिक्के। परम भागवत महाराजा द्वारा श्री चंद्रगुप्त अंकित है इन सिक्कों पर भी। एक मिलता है दोस्तों राजा रानी प्रकार के सिक्के, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। और दोस्तों ध्वजधारी प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, ध्वजधारी प्रकार के सिक्के इस मुद्रा लेख में परम भागवत अंकित, इन परम भागवत है वो इन सिक्कों पर अंकित है। एक दोस्तों मिलता है चक्कर विक्रम प्रकार, चक्कर विक्रम प्रकार। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों पर धनुर्धारी प्रकार के, सिंह निहंता प्रकार के, अश्वारूढ़ प्रकार के, क्षेत्रधारी प्रकार के,
और प्रत्येक प्रकार के और राजा रानी प्रकार के, ध्वजधारी प्रकार के, चंद्र विक्रम प्रकार के सिक्के, ये सब सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के हैं। अब आता दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके काल में नवरत्न थे। नवरत्न, ये नवरत्न कौन कौन थे दोस्तों? एक तो पहला था कालिदास। कौन था? कालिदास। कालिदास है दोस्तों, ये नवरत्नों में सर्व प्रमुख था। तो सर्व प्रमुख कौन थे नवरत्नों में? कालिदास। एक था दोस्तों वेताल भट्ट। वेताल भट्ट, तो दोस्तों वेताल भट्ट है, ये जादूगर थे। क्या थे? जादूगर। एक था दोस्तों घटकरपर। घटकरपर है, ये कूटनीति के थे, कूटनीति के। एक था शंकु, ये वास्तुकार थे। शंकु क्या थे? वास्तुकार। एक थे धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी क्या थे दोस्तों? चिकित्सक, ये डॉक्टर थे। एक था दोस्तों अमर सिंह। अमर सिंह ये कोषकार थे। एक थे शैपणक, ये भी फलित ज्योति के जानकार थे। एक थे वेरुचि। वेरुचि ये व्याकरण तथा प्राकृतिक प्रकाश के लेखक थे। और फिर थे वराहमिहिर। वराहमिहिर, वराहमिहिर है दोस्तों, ये खगोल विज्ञान और फलित ज्योतिष का प्रणेता इन्हीं को मानते। तो खगोल विज्ञान और फलित ज्योतिष का जो प्रणेता है वो किन को माना जाता है? वराहमिहिर को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, वेताल भट्ट, घटकरपर, शंकु, धन्वंतरी, अमर सिंह, शैपणक, वेरुचि और वराहमिहिर। राजशेखर के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजमहल में केवल संस्कृत बोलने की अनुमति दी थी। किसने? क्या कि राजशेखर ने। राजशेखर ने कहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल में केवल संस्कृत भाषा है वो बोलने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक आता है फायान। फायान, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों ये आया था स्थल मार्ग से और गया था जल मार्ग से। वह खोतान में गोमती विहार में ठहरा। कहाँ पर ठहरा? खोतान के अंदर गोमती विहार है, वहाँ पे फायान ठहरा। इस विहार में महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षु रहते थे। तो गोमती विहार में कौन से संप्रदाय के भिक्षु रहते थे? महायान प्रकार के। फिरोजपुर में कनिष्क के द्वारा निर्मित कनिष्क टावर चैत्य को देख फायान ने दोस्तों, फिरोजपुर में कनिष्क टावर है, कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क टावर, उस चैत्य को फायान ने देखा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में दोस्तों शासक आता हुआ है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम इसका शासन काल वो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। बिलसद अभिलेख में, कौन सा अभिलेख में? बिलसद। बिलसद, बिलसद अभिलेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को दूर्योदेवी की संतान बताया। तो कुमारगुप्त ने स्वयं को दूर्योदेवी की संतान कौन सा अभिलेख में बताया है? बिलसद अभिलेख में। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त नरेश कौन था? कुमारगुप्त। इसने कुल दोस्तों 40 वर्ष शासन किया था। 40 वर्ष आप देख रहे हैं, 40 वर्ष शासन किया था इसने। दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम है, इसकी उपाधियां क्या क्या थी? उपाधि, इसकी उपाधि थी दोस्तों, एक थी महेंद्रादित्य। क्या थी? महेंद्रादित्य। एक थी दोस्तों परम भागवत। परम भागवत, परम भागवत उपाधि दोस्तों ये कुमारगुप्त की। गेडवा लेख में कुमारगुप्त को परम भागवत कहा गया। कौन से लेख में? गेडवा लेख में। गेडवा लेख में कुमारगुप्त को परम भागवत कहा गया है। एक थी दोस्तों इसकी उपाधि गुप्त कुल्लामलचंद्र। गुप्त कुल्लामलचंद्र, ये कुमारगुप्त के स्वर्ण सिक्कों पर उपाधि मिलती है। कुमारगुप्त के जो स्वर्ण सिक्के उसमें गुप्त कुलाल चंद्र की उपाधि मिलती है। एक थी दोस्तों शक्रादित्य। क्या थी? शक्रादित्य। ह्वेनसोंग ने कुमारगुप्त का उल्लेख शक्रादित्य के नाम से किया। तो ह्वेनसोंग ने कुमारगुप्त प्रथम इसका नाम से शक्रादित्य के नाम से उल्लेख किया है। मुद्राओं पर इनकी उपाधियाँ, मतलब ये तो उपाधि थी महेंद्रादित्य, परम भागवत,
गुप्त कुलाल चंद्र, व्याघ्र पराक्रम और शक्रादित्य, ये उपाधियां दोस्तों। व्याघ्र पराक्रम एक उपाधि थी दोस्तों, व्याघ्र बल पराक्रम, ये उपाधि दोस्तों इनको, ये व्याघ्र पराक्रम उपाधि दोस्तों, ये इनको बाघ मारने को प्रदर्शित करता है। ये उपाधि सिक्कों पर मिलती है। तो मुद्राओं पर की और उपाधियाँ ए प्रीत, श्री महेंद्र, अजित महेंद्र, श्री कुमार गुप्त, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ, महेंद्र प्रताप आदि। गुप्त शासकों में कुमार गुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चले। तो गुप्त शासन काल में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के व सबसे ज़्यादा अभिलेख है वो कुमार गुप्त के ही मिलते हैं अपन को। इनके कुल 18 अभिलेख मिलते हैं। कितने? 18 अभिलेख मिलते हैं टोटल। और लगभग 14 प्रकार के सिक्के मिलते हैं, 14 प्रकार के सिक्के। तो सर्वाधिक सिक्के और सर्वाधिक अभिलेख है वो कुमार गुप्त प्रथम के मिलते हैं अपन को। तो दोस्तों कुमार गुप्त के अभिलेखों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इनके जो अभिलेख है वो मिले एक तो पत्थरों पर, एक मिले ताम्र पत्थरों पर। जो पत्थरों पर मिले हैं दोस्तों उनके बारे में अपन जानकारी करते हैं। पत्थरों पर दोस्तों इनके मिल रहे एक तो बिलसद अभिलेख। ये बिलसद अभिलेख है दोस्तों, ये यूपी के एटा जिले में मिला है। यूपी के एटा जिले के अंदर बिलसद अभिलेख कहाँ मिला है? यूपी के एटा जिले के अंदर। एक है दोस्तों मनकुंवर अभिलेख, ये मनकुंवर अभिलेख है, ये इलाहाबाद के अंदर मिला है। एक गेडवा के अंदर दोस्तों दो शिलालेख मिले हैं इसके, 2 शिलालेख गेडवा में 2, ये शिलालेख है, ये इलाहाबाद में है। एक है करमदंडा अभिलेख ये दोस्तों फैजाबाद में मिला है। कहाँ पर मिला है? फैजाबाद के अंदर। एक है उदयगिरी अभिलेख, ये दोस्तों एमपी के अंदर मिला है। एक है दोस्तों तुम्मन अभिलेख है, ये ग्वालियर में मिला है। एक है दोस्तों सांची अभिलेख, एक है मथुरा अभिलेख। ये है दोस्तों पत्थरों पर। तो पत्थरों पे कौन कौन से मिले हैं? बिलसद अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख और गढ़वा में 2 शिलालेख मिले दोस्तों। एक मंदसौर में, एक करमदंडा, एक उदयगिरी अभिलेख, एक तुमन अभिलेख, एक सांची अभिलेख, एक मथुरा अभिलेख। ये दोस्तों सब अभिलेख ये पत्थरों पर मिले हैं। अब अपन बात करते हैं ताम्र पत्थरों पर। ये तो पत्थरों पर है, ये ताम्र पत्थरों पर। ताम्र पत्थरों पर दोस्तों इसके जो अभिलेख मिले हुए हैं, एक धंधे, एक वेग्राम, एक दामोदरपुर। तो ताम्रपत्र अभिलेख कौन कौन से थे? कुमार गुप्त के धंधे, वेग्राम, दामोदरपुर। कुमार गुप्त का जो पहला अभिलेख है वो दोस्तों ये अभिलेख पहला बिलसद अभिलेख है। तो कुमार गुप्त का पहला अभिलेख कौन सा है दोस्तों ये पूछ सकते हैं। तो वो पहला गुप्त ये अभिलेख है कुमार गुप्त का, वह है बिलसद अभिलेख। दोस्तों मथुरा अभिलेख है, ये मथुरा अभिलेख है दोस्तों। इसमें विदाधरी शाखा के जैन मुनि दलिताचार्य का जीवन व्रत दिया गया है। तो कौन सा अभिलेख के अंदर दोस्तों? जैन मुनि दलिताचार्य, जैन मुनि था दलिताचार्य, तो जैन मुनि दलिताचार्य का जीवन व्रत दिया गया है। गेडवा के 2 शिलालेख मिले हैं दोस्तों। इन शिलालेखों में दिनार का वर्णन हुआ है, दिनार। मनकुंवर अभिलेख है ना दोस्तों, इसमें बुद्ध की प्रतिमा के नीचे भाग पर लिखा गया है। ये बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई है उसके नीचे लिखा हुआ है मनकुंवर अभिलेख। और दोस्तों एक मंदसौर अभिलेख है, इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? मंदसौर अभिलेख या फिर मंदसौर अभिलेख है उसकी रचना वत्स भट्टी ने करी थी। इस अभिलेख में सुमेरु व कैलाश पर्वत का उल्लेख है। तो मंदसौर अभिलेख इसकी रचना किसने की? वत्स भट्टी ने। इसमें सुमेरु व कैलाश पर्वत का उल्लेख हुआ है। मंदसौर अभिलेख में कुमार गुप्त का एकमात्र अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख है कुमार गुप्त का एकमात्र अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत की जगह विक्रम संवत की तिथि दी गई है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पूछ सकता है कि गुप्त संवत की जगह विक्रम संवत की जो तिथि दी गई है वो कौन से अभिलेख के अंदर दी गई? तो वो होगा मंदसौर अभिलेख। एक दोस्तों तेंतुवाय सरणियाँ रेशम बुनकरों द्वारा वत्स भट्टी से सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया।
तेंतुवाई सरणियाँ मतलब बुनकर है, उनका द्वारा वश भट्टी से सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इन सरणियों को लाट प्रदेश गुजरात छोड़कर 10 पूरे मंदसौर पलायन कर जाने का विवरण मिलता है। कौन सा अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। एक दोस्तों जो करमदंडा अभिलेख बताया था आपको मैंने दोस्तों, इस अभिलेख में शिव की मूर्ति के नीचे भाग पर उत्कीर्ण है। ये अभिलेख है जो शिव की मूर्ति के भाग के नीचे उत्कीर्ण है, और मनकोर अभिलेख है बुद्ध की मूर्ति के नीचे भाग में उत्कीर्ण है। तो करमदंडा अभिलेख है, इस अभिलेख इसमें शिव जी की मूर्ति के नीचे उत्कीर्ण है। इस प्रतिमा की स्थापना कुमारगुप्त के कुमारमात्य थे प्रत्युसेन उसने की थी। उदयगिरी गुहा लेक है दोस्तों, इसमें ये उदयगिरी गुहा लेक में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा तीर्थकृत पार्श्वनाथ है जो जैन मुनि था। पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की जाने का उल्लेख है। एक दोस्तों जो तुम्बन अभिलेख है उसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो तुम्बन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। और दोस्तों सांची अभिलेख है, इसमें हरिस्वामिनी द्वारा सांची के आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। तो किस अभिलेख के अंदर हरिस्वामिनी द्वारा सांची के आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है? सांची अभिलेख में। और दोस्तों मथुरा अभिलेख इसमें बुद्ध मूर्ति के 2 भाग पर उत्कीर्ण है, ये भी बुद्ध मूर्ति पर उत्कीर्ण है। कुमारगुप्त का बंगाल से दोस्तों ये अभिलेख सब बंगाल से ताम्रपत्र। तो दोस्तों कुमारगुप्त का बंगाल से धंधे, दामोदरपुर और वेग्राम ताम्रपत्र मिले हैं। दामोदरपुर जो ताम्रपत्र है दोस्तों उसमें कुल 6 ताम्रपत्र भी मिले हैं। दामोदरपुर में तीसरे ताम्रपत्र से कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो कुल कितने ताम्रपत्र मिले दामोदरपुत्र से? 6। और तीसरा जो ताम्रपत्र है उसमें कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और दोस्तों जो धंधे ताम्रपत्र है उसमें वराह स्वामिनी नामक ब्राह्मण को भूमिदान का उल्लेख किया गया। तो वराह स्वामिनी नामक के ब्राह्मण का भूमिदान का उल्लेख कौन से ताम्रपत्र किया गया? धंधे अभिलेख में। फिर दोस्तों अपन पढ़ते हैं कुमारगुप्त के सिक्के। तो दोस्तों सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं इसने ही चलाई। तो सर्वप्रथम दोस्तों कुमारगुप्त ने मथुरा के मध्य प्रदेश में मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं कुमारगुप्त ने चलाई। कुमारगुप्त की मुद्राएं दोस्तों खड़कधारी प्रकार, गजारोही प्रकार, खड़कधारी प्रकार, गजारोही प्रकार, अप्रतिद प्रकार, एक खड़क निहंता प्रकार, खड़कधारी प्रकार, गजारोही प्रकार, अप्रतिद प्रकार, खड़क निहंता प्रकार। एक दोस्तों थी कार्तिकेय प्रकार का दोस्तों मयूर प्रकार भी कहा जाता है, जो सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने ही चलाई। बयाना नदी में कुमारगुप्त की दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं मिलती है वो कितनी मिलती है? 623। तो बयाना नदी के अंदर कुमारगुप्त की 623 मुद्राएं मिली है। समुद्रगुप्त की बात ही, उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त प्रथम के काल में अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जाति का आक्रमण। तो पुष्यमित्र जाति का जो आक्रमण है वो किसके शासनकाल में हुआ? कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों कुमारगुप्त के बाद में जो शासक बनता है वो स्कंदगुप्त पड़ता है। इसकी जो शासनकाल था वो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्णन किया था। कौन सा अभिलेख में बात की गई है? जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, उसमें बताया गया है क्या सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्णन किया। स्कंदगुप्त की उपाधियां क्या क्या थी स्कंदगुप्त की? दोस्तों इनकी उपाधि थी क्रमादित्य। दोस्तों सिक्कों पर ये उपाधि मिलती है, सिक्कों पर इसकी उपाधि स्कंदगुप्त क्रमादित्य मिलती है। एक मिलती है दोस्तों विक्रमादित्य उपाधि दोस्तों ये भीतरी अभिलेख में मिलती है। भीतरी अभिलेख में उपाधि मिलती है। एक मिलती है सक्रोपम उपाधि दोस्तों ये केहोम स्तंभ लेख से मिलती है। केहोम स्तंभ लेख से सक्रोपम उपाधि इसकी मिलती है। तो स्कंदगुप्त के अभिलेख कौन कौन से हैं? अभिलेख दोस्तों स्कंदगुप्त के अभिलेख एक था दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका? स्कंदगुप्त का। जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों ये गुजरात के अंदर मिला है। गुजरात का सौराष्ट्र है ना, वहाँ पे
एक मिला दोस्तों भीतरी अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, दोस्तों ये यूपी के गोरखपुर में मिला है। एक दोस्तों केहोम अभिलेख है, केहोम स्तंभ लेख है।